ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन, अभी अपन देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके के सिलेबस है और क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि अब अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, इसमें 4 तरीके के मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है इंटेलिजेंस, दूसरा है पर्सनालिटी, तीसरा लर्निंग एंड मोटिवेशन, एंड चौथा स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन चारों तरीके के क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो मेजरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, या जो क्वेश्चंस हैं अगर कुछ उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं तो वो जेनरिक क्वेश्चन ज्यादा हैं बनिस्पत के कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस होने की बजाय। जैसे अभी अगर अपन 2018 का पेपर देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस, एलपोर्ट की डेफिनेशन बताइए पर्सनालिटी की, रेट्रोएक्टिव इनिबिशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एबिनागस कर्व क्या है, सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है। तो मतलब दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यहाँ एक चैलेंज सिर्फ इतना सा है कि चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादा हैं, तो कई तरीके की आपको डेफिनेशंस और इनपुट्स देने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, जो आपके आंसर को अच्छा बनाती है। तो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन यू शुड ट्राई टू राइट द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। एक नोट्स मैंने आपने भी शायद देखे होंगे, विकास प्रजापत के हैं, RS 2018 बैच के हैं, रैंक 9। उन्होंने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो अच्छे नोट्स हैं हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली। दोज हु वांट टू चेक देम आई कैन शेयर इट विथ यू इफ यू डोंट हैव इट। इंग्लिश मीडियम वाले में तो हम ही जो अपना नोट शेयर करेंगे वही सफिशिएंट होगा। मैं हिंदी मीडियम के लिए फिर भी एक बार शेयर कर देता हूँ। मतलब वो शॉर्ट नोट तो है ही, साथ साथ में उन्होंने उसको जो है एक स्ट्रक्चरिंग जो है वो ढंग से कर रखी है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो आपके लिए इजी और हैंडी होगा वो, बिकॉज 9-10 पेज में उन्होंने उस चीज को समराइज किया। जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो वही प्रोसेस उन्होंने कर रखा है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें कुछ एडिशनल टर्मिनोलॉजी और एड ऑन करना होगा तो वो अपन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो पार्ट है, अभी अगर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस अभी अपन बाद में देखते जाएंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन शीट जो है वो इसके साथ इस PDF के साथ शेयर कर दूंगा। तो लेट्स मूव ऑन टू दी टर्मिनोलॉजी पार्ट, जिसमें अपन एक एक करके फटाफट चीजें जो है वो देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें जैसे मैंने कहा आपको कि टर्म्स और टाइप्स, नाम उनके सब आपको पता होने चाहिए, तो अपन उस पर ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ पे इस सेशन में। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी तैयार होंगे। जो पहला पार्ट है अपन सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस के बारे में अगर बहुत ज्यादा अपन डिस्कस नहीं करें तो बहुत बेसिक सा अगर कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर अपन ऑक्सफोर्ड की एक डेफिनेशन को देखें तो वो कहता है कि परसीविंग है किसके लिए, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, है ना। मतलब प्रत्यक्षण करना, सीखना, समझना और जानना। कुछ कुछ टर्म्स हो सकता है हिंदी में मैं उसको सही प्रोनाउंस नहीं करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, आप में से कोई कर दीजिएगा। तो अब इंटेलिजेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए इंटेलिजेंस के अंदर थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज में कुछ थ्योरीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। यूनिफैक्टर थ्योरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। टू फैक्टर थ्योरी थोड़ी सी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या होती है। उसके अंदर 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, जनरल फैक्टर जो होते हैं वो मेंटल प्रोसेस जो कि प्राइमरी लेवल के होते हैं और जिनका इम्पैक्ट जो है एग्जीक्यूशन, मतलब हर टाइप के टास्क के एग्जीक्यूशन पे उसका इम्पैक्ट होता है। स्पेसिफिक फैक्टर्स की अगर बात करूं तो स्पेसिफिक फील्ड में काम आते हैं। तो अगर हिंदी में मैं इसको बोलूं तो मानसिक, ऐसी मानसिक क्रियाएं जो प्राथमिक तौर पे सभी जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के पे पड़ता है, वो हो गए जनरल फैक्टर। विशिष्ट कारक की अगर हम बात करें तो जिसमें विशिष्ट योग्यता की बात हो रही है वो है विशिष्ट कारक। तो ये बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजी थी। इसमें एक और थ्योरी है विच इज नोन एज 3 फैक्टर थ्योरी। 3 फैक्टर थ्योरी के बारे में आप कुछ जानते हैं?
गिलफोर्ड की है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या क्या वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ओके। ऑपरेशन, संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पादन। ये यस, 3 चीजें हैं इसके अंदर, जो इस 3 फैक्टर्स हैं। ये बहुत बेसिक सी थ्योरी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ इतना खास है नहीं। जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आती है वो आती है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की। उसके बारे में कुछ जानते हो आप? सिलेबस में नहीं है, बट पूछ सकता है एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। ओके। कौन कौन सी हैं, उसके उसके पार्ट कौन कौन से हैं? फटाफट एक बार बस ब्रीफ में अपन देख रहे हैं, अपन ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। लिंग्विस्टिक हो गई, भाषाई। रैशनल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय। म्यूजिकल, आपके संगीतात्मक। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, है ना, वो अंतः व्यक्तिक और अंतः व्यक्तिक। नेचुरलिस्टिक, स्पेशियल, एक्सटेंशियलिज्म एंड बॉडी काइनेस्टिक। हिंदी इसका मैं पढ़ लेता हूं कि स्थानिक बुद्धि जो स्पेशल है, मतलब जिसको देशिक कहते हैं। फिर प्रकृतिवादी, है ना, और एक बॉडी काइनेस्टिक को क्या वो उसको क्या कहते हैं हिंदी में? ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन मैंने एक बार आपको बता दी कि ये मान लो आ जाए। वैसे चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि बिल्कुल स्पेसिफिकली जब उसको लिखा गया था तब उसमें से हटा दिया गया है, तो अपन इसको छोड़ भी सकते हैं। बट चूंकि एक इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, तो इसको कुछ कह नहीं सकते कि ये नहीं पूछा जाएगा। दूसरा जो टर्म आपके सिलेबस में दे रखा है वो टर्म है, दैट इज रिलेटेड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि। बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। दिल और दिमाग दोनों मिलके जहां काम करते हैं, दैट बिकम्स योर। यस, जॉन मेयर, पीटर साल्वो ने ये बिल्कुल आपने कहा, सेल्वी और मेयर का ने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। बट इसमें सबसे फेमस जो थ्योरी है वो डैनियल गोलमैन की है। क्या है वो थ्योरी? उसमें 5 एस्पेक्ट हैं। क्या एस्पेक्ट्स हैं वो 5? क्या हैं वो फैक्टर्स? बताइए, फैक्टर्स बताइए। ठीक है, शिवानी ने जवाब दिया है। स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल, एम्पैथी, मोटिवेशन। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। स्व जागरूकता, सामाजिक दक्षता, स्व नियमन, आत्म प्रेरण और समानुभूति, ये 5 तरीके की कॉन्सेप्ट्स उसने दिए हैं, है ना। अब इसकी मतलब नीड क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है ना वो जेनरिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि मतलब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और उसकी इसकी इससे फायदा क्या होगा। अपन ने देखो, ये जो क्वेश्चन अपन जब एथिक्स के क्वेश्चन टर्मिनोलॉजीज देख रहे थे, तब भी अपन ने
जो है इस चीज को पढ़ा था। ओशियन, यस, आपने याद करने के लिए अच्छा वो बना रखा है गीता। अपन ने जब इमोशनल इंटेलिजेंस को देखा था, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, more even more important than the IQ. IQ क्या होता है? Your EQ becomes more important than your IQ. Why? हाँ, इसका फायदा क्या है? मतलब EQ अच्छा होने से फायदा क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता हो इसकी तो क्या है मतलब? बिकॉज इसमें क्या है कि आप लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में, उनकी तरफ सेंसिटिव बनने में आपको एक हेल्प मिलती है। बिकॉज आपके अंदर एम्पैथेटिक और जो सिंपैथी है दूसरों के लिए, वो मिलता है ना? फिर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके वॉइस टोन से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से जो है ये परसीव कर पाते हैं कि वो किस तरीके की चीज सोच रहे हैं या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मतलब इमोशन से संवेगों को अपने, मतलब संवेग कहते हैं आई थिंक, तो अपने संवेगों को अपने विचारों से कनेक्ट करने का जो तरीका है, बिकॉज यू कैन रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स। तो ये जो पार्ट है, ये ये इसको इंपॉर्टेंट बना देता है कि जो आपका EQ है, दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कि लोग किस तरीके की सिचुएशन में रह रहे हैं और उनके साथ में क्या बीत रही है, तो उनको किस तरीके से अपन बेटर हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे विच वाज रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। अब एक टर्म जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया, वो था सोशल इंटेलिजेंस। क्या आप सोशल इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं आप सोशल इंटेलिजेंस से? यस, 20% IQ, 80% EQ होना चाहिए। समाज की अरेंजमेंट को जानना, जानने से आपका क्या मतलब है? यस, एग्जैक्टली। तो सोशल इंटेलिजेंस, भाई एक्चुअली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ इंटेलिजेंस के आगे बहुत सारे टर्म्स जुड़ते जा रहे हैं। एक इमोशनल हो गया, एक कॉग्निटिव हो गया, एक सोशल हो गया, है ना? और जितने भी टर्म्स आपके साथ में, स्पिरिचुअल हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, तो ये जितने भी टर्म्स आपके साथ में जुड़ते जाएंगे ना, तो इंटेलिजेंस इज कॉमन अमंग ऑल। अब सोशली इंटेलिजेंट आदमी वो होगा जो सोसाइटी में अच्छे तरीके से रह सके, लोगों को रिस्पेक्ट दे, दूसरों के प्रति उसके मन में जो है वो सिंपैथी हो, एम्पैथी हो, उनके साथ उसका रिलेशन जो है अच्छा हो। वो कब होगा? जब ही कैन रिकॉग्नाइज द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, ही शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स। तो सोशल सोशल इंटेलिजेंट एबिलिटी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी जिससे एक इंडिविजुअल अपने सोशल ऑर्डर में रेस्पेक्टफुली रह सकता है और दूसरों के प्रति सम्मान रखता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो सोशल इंटेलिजेंस का है। इस सोशल इंटेलिजेंस का कोई मॉडल है क्या? कार्ले एल्बर्ट ने दिया है। वो मॉडल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कुछ आइडिया है आपको? मतलब आपसे ये, यस, स्पेस थ्योरी क्या कहती है? देखो, स्पेस थ्योरी भी वही कह रही है जो अपन सारी बातें कर रहे थे, है ना? सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, आपकी प्रेजेंस, सोशल अवेयरनेस, पीस है, प्रेजेंस, ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी, एम्पैथी, उपस्थिति, प्रामाणिकता, स्पष्टता, परानुभूति, ये सब जो है ये सोशल इंटेलिजेंस के पार्ट है। अब डिफरेंस क्या है सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में?
या एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी सोशली इंटेलिजेंट होगा? यस। तो यस, बिकॉज क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो वो तो उसका बेस ही हो गया जो अपन सोशल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अब एक और टर्म आता है विच इज रिलेटेड टू, अगेन यस, विच इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस ही है, बट वो एक और नई इंटेलिजेंस है, विच इज योर कल्चरल इंटेलिजेंस। देखो एक एक लेयर पे अपन ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। पहले उसने आईक्यू की बात कर ली, फिर उसने कहा कि इमोशंस की बात करी, आपके ऊपर आया, फिर आपको सोशल उस पे आ गया, अब उस पे वो चला गया आपके कल्चरल पे। अब इसके बाद जो जाएगा वो आपके स्पिरिचुअल पे जाएगा। तो एक तरीके से मैस्लो का जो मॉडल है वो इंटेलिजेंस के मॉडल में आप देख लो कि वो एक एक तरीके का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो पिरामिड बढ़ता जा रहा है। तो कल्चरल इंटेलिजेंस क्या है? बिल्कुल सही है डेफिनेशन आपकी। सिर्फ रीति रिवाज के बारे में जानने से काम हो जाएगा क्या? उसके अनुसार व्यवहार करना। तो मतलब जितने भी आपके कल्चरल एलिमेंट हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे और जो आपके बिलीफ हैं, आपके कस्टम्स हैं, एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग अपनी इंटेलिजेंटली उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की जो क्षमता है, दैट इज कल्चरल इंटेलिजेंस। इसलिए पीपल यूज टू से डू व्हाट रोमन्स डज इन रोम, व्हाट रोमन्स डू इन रोम। तो जैसे आप अगर रोम में हैं तो रोमन्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दीजिए। तो इसमें भी कुछ जो है आपके एक थ्योरी है, वो थ्योरी है वाइगॉट्स्की की। क्या कहती है वो थ्योरी? यस, प्राइमरी एंड हायर मेंटल एक्शंस। तो बेसिकली अभी अपन ने 4 तरीके की इंटेलिजेंस देख ली। यस, एक और इंटेलिजेंस है जिसको कहते हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस। उसमें थॉर्नडाइक का जो है यस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। यस, थॉर्नडाइक का जो कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल, कॉन्क्रीट भी कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसको कहते हैं अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, या ठोस बुद्धि, या यांत्रिक बुद्धि, या सामाजिक बुद्धि। बिल्कुल सही है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? जो एब्स्ट्रैक्ट, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग पे या विजुअलाइजेशन पे जिसका जिससे रिलेटेड है। कॉन्क्रीट और मैकेनिकल बुद्धि या मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, एज द नेम सजेस्ट, इसका संबंध जो है ऐसी मानसिक क्षमताओं से जो ठोस व्यक्तियों के वस्तुओं के महत्व को समझ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ टेंजिबल थिंग्स। और सामाजिक बुद्धि, अगेन एज वी डिस्कस्ड, सोशल इंटेलिजेंस जो है वो इसका तीसरा पार्ट हो गया। सो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा जो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, ये जो पार्ट था ये सिंपल पार्ट था, है ना। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, बिकॉज ये इंटेलिजेंस वाला पार्ट जो है वो बहुत इतना डेप्थ में नहीं है, मतलब डेप्थ में तो है बट इतना इसमें नंबर ऑफ डिटेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स
सही है, आपने शिक्षक, मैकेनिक, समाज सेवक जो लिख दिया, ये सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू पर्सनालिटी, है ना। पर्सोना शब्द का मतलब जो है लैटिन वर्ड है, मुखौटा से मतलब है ना। पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक and relatively stable qualities that characterizes a person's behavior in different situation। कहने का मतलब ये है कि पर्सनालिटी का मतलब क्या है, एक व्यक्तित्व क्या होता है, वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है ना। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता हूं, दैट इज माई पर्सनैलिटी। तो यहां टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज, है ना, अनन्य सापेक्ष रूप से स्थिर गुणों से है, ठीक है, जो एक समय अवधि में विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को में विशिष्टता प्रदान करता है, दैट इज पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी पे क्या है कि इसकी डेफिनेशंस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एल्पोर्ट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब तो एल्पोर्ट को अपन नहीं पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं रेमंड कैटल को। उसकी डेफिनेशन कोई बता सकता है कि क्या है? Assumptions of behavior, pre-assumptions of behavior, prediction of behavior जो है ना, that is more appropriate term। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जिस आधार पे किसी व्यक्ति में उसके व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सके, दैट इज रेमंड कैटल है। हाँ, मेरे से भी आगे भागो मत। इसके बाद अब अपन चलते हैं अप्रोचेस पे कि इस पर्टिकुलर जो अपनी पर्सनालिटी के बारे में अगर अपने को देखना है तो किस किस तरीके से होती है। तो कितने तरीके की अप्रोच है जिससे यू कैन स्टडी पर्सनालिटी? 3, कौन कौन सी 3? टाइप, ट्रेट एंड साइको। साइकोडायनेमिक, यस। शील गुण, शायद ट्रेट को ही कहते हैं ना, शील गुण, प्रारूप और मनोवैज्ञानिक। हाँ, तो 3 तरीके की अप्रोचेस हो गई, है ना। तो अब टाइप अप्रोच, मतलब अब एक एक अप्रोच पे चलते हैं। तो टाइप अप्रोच के बारे में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है शेल्डन का। वैसे तो हिपोक्रेट्स का है, चरक का है, पर अपन शेल्डन से शुरू करते हैं। वो बहुत चरक, चलो आप चरक चरक का बता दो। चरक संहिता के अंदर जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया? सदगुणी, राजगुणी, तमसगुणी, यस। तो उसने 2 बेसिस पे पर्सनालिटी को डिवाइड किया, त्रिगुण और त्रिदोष। यस, वात पित्त कफ और वात पित्त और कफ के आधार पे। यस, सही कह रहे हो आप। इसमें सदगुण, राजगुण और तमोगुण, है ना। सदगुण के अंदर कौन कौन से गुण आएंगे? अच्छे अच्छे, सही है, अच्छे अच्छे आएंगे। ट्रुथफुलनेस, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन, डिटैचमेंट, है ना। रजोगुणी में क्या आएंगे? एनर्जी, पावर, एंथुजियाज्म, ग्रेटिफिकेशन, मटेरियलिज्म, जेलसी, यस। और तमोगुणी,
हम्म, सही है। एरोगेंस, एंगर, ऑल नेगेटिव, बिल्कुल सही है। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। सदगुण, सत का मतलब ही सतयुगी टाइप का है, और तमोगुणी मतलब अंधकार से है, तो बैड बैड हुआ है। तो एक्सट्रीम्स हैं दो, और बीच वाला जो है वो पीक है, तो उससे आपको ये चीज याद रहेगी। यस। अब अपन बात करते हैं शेल्डन की। शेल्डन ने शरीर की बनावट और स्वभाव के आधार पर पर्सनालिटी को डिसाइड किया। उसने 3 तरीके से उसको बांटा: एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। गोल, हाँ, लंबाकृतिक और आयत, तीन तीन तरीके से इसको बांटा। तो ये आप इसको देख लेना, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्ल जंग इज ए फेमस, यस यस, ठीक है। तो अब जंग के अकॉर्डिंग 2 तरीके के हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो है वो एकोमोडेटिव है, इंट्रोवर्ट है वो क्या है, सेक्लूडेड है। तो जो एक्सट्रोवर्ट होंगे वो, उनमें कौन सी इंटेलिजेंस हाई होगी? सोशल इंटेलिजेंस हाई होगी, ठीक है। इसके बाद जो एक और टाइप है वो है फ्रिडमैन रोजरमैन। टाइप ए बी, सी डी भी है क्या? नहीं तो सी डी किसने दी? इन दोनों नहीं दे दी थी क्या? मॉरिस ने दी, यस। तो इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो टाइप ए और टाइप बी तक लिमिटेड है। टाइप ए वाले कौन से हैं? देखो, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बार वो मोटिवेशन में आपने देखा होगा, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्वेश्चन पूछ लिया, तो डायरेक्टली फ्रिडमैन रोजरमैन नहीं पूछ के वो सीधे ये पूछ ले कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी आप यू विल प्रेफर, टाइप ए और टाइप बी। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं या कहीं आपके यहाँ इस तरीके की पर्सनालिटी वाले लोग हैं, तो उसमें से किस तरीके की पर्सनालिटी को आप प्रेफर करोगे। तो इसलिए उनको भी बताइए। हाईली मोटिवेटेड, हसलिंग, बिल्कुल ऑलवेज इन हरी, फीलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, यस, ठीक है। ये टाइप ए हो गया। टाइप बी, तो आप अपने आप को कौन से में मानते हो, ए में कि बी में? विच इज बेटर? कंपोज्ड, बिल्कुल सही है, बी मानते हो। टाइप सी कौन से हैं? तो फिर मॉरिस ने इस प्रिंसिपल को और आगे ले गया। गुस्सा दबाने वाले, सपरेशन ऑफ डिजायर, सप्रेस देयर एंगर, ठीक है। सबमिसिव इन नेचर, यस। तो इंडिविजुअल, दोज वर कैरेक्टराइज्ड बाय कोऑपरेशन, पेशेंटफुल, ओबीडियंट, जो अपने सप्रेस, जो दोज हु सप्रेस देयर एंगर, दीज आर टाइप सी। नाउ द नेक्स्ट टाइप, द टाइप डी। टाइप डी कौन से हैं? वो बेचारे बिल्कुल ही उजड़े टाइम चवन टाइप के, यस। डिप्रेस्ड, वेरी सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स, यस यस यस। तो ये इन्होंने 4 तरीके की जो है बता दी। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट। पहली अपन ने अप्रोच पढ़ ली। नेक्स्ट अप्रोच इज ट्रेट अप्रोच, शील गुण, है ना, शील गुण उपागम कहते हैं ना। तो अब ट्रेट अप्रोच में, ट्रेट अप्रोच से आप क्या समझते हो? ट्रेट्स, जिस मतलब वर्ड वर्ड के मीनिंग से ही
इट इज क्लियर कि दे आर लुकिंग फॉर द ट्रेट्स इन योर पर्सनालिटी, मतलब आपके कोई ऐसे बेसिक एलिमेंट्स जो आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं, है ना, तो उसको उसकी तरफ जो फोकस करके जो चीजों को अपन अडॉप्ट करते हैं वो ट्रेट अप्रोच है। तो अब ट्रेट अप्रोच में यस सबसे पहला जो अप्रोच है वो है एलपोर्ट की। एलपोर्ट की तो उस एलपोर्ट की ट्रेट्स उसने कौन कौन सी ट्रेट्स को किस कितने कितने पार्ट्स में, यस, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, प्रमुख, केंद्रीय एवं गौण। तो अब इसके पॉइंट्स भी बता दो। जो कार्डिनल है वो नाम एज नेम सजेस्ट दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अ पर्सन, बहुत व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय जो है यस सिनोनिमस टू पर्सन। एग्जाम्पल भी देते जाओ, एग्जाम्पल आर मोर इंपॉर्टेंट। थ्योरी तो आपको चलो पता है, आप इसमें एग्जाम्पल लिखोगे ना तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नॉन वायलेंस गांधी है, ठीक है। सेकेंडरी आई लाइक मैंगोज, यस, please share it with me as well. I do like mangoes as well. Secondary trait, least generalized characteristic of a person, ठीक है। यस यस तो ये कुछ सेंट्रल ट्रेट इज ऑनेस्टी आपका, यस, सेंट्रल आर ऑनेस्टी। those who are those who helps to develop your personality, those are called as central traits, ठीक है। लीस्ट जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है रेमंड कैटल का। तो कैटल की क्लासिफिकेशन में 16 प्राइमरी फैक्टर्स हैं, यस यस 16 प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने इनको डिवाइड किया है। तो वो दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, एक तो सोर्स ट्रेट और दूसरा है सरफेस ट्रेट, जिसको मतलब मूल विशेषक और सतही विशेषक। मूल विशेषक जो है वो मतलब सोर्स ट्रेट जो है वो क्या है, एज द नेम सजेस्ट दे आर मोर स्टेबल, क्योंकि सतही है तो सतही तो ऊपरी तौर के ज्यादा है, और सरफेस ट्रेट्स जो है वो विजिबल कंपोनेंट ऑफ ए पर्सनालिटी है। तो ये इन्होंने एक फिर असेसमेंट मॉडल भी तैयार किया जिसको 16 फैक्टर एनालिसिस क्वेश्चनरी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक और थ्योरी है, वो है किसकी है, आइजैक की। क्या है वो थ्योरी, वो पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? जैविक अनुवांशिक गुणों, बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटरी फैक्टर पे, ठीक है। उन्होंने दो बड़े तौर पे इसको बांटा, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट और न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तांत्रिका तापी बनाम सामवेगिक स्थिरता, जितनी हिंदी में पढ़ पा रहा हूं उतना ठीक है बस। फिर उन्होंने एक और एड ऑन किया इसके अंदर, वो कौन सा एडिशनल जो तीसरा मोड एड ऑन किया वो क्या था? मानस्तापिता, पता नहीं सही बोला है कि नहीं। साइकोटिज्म, सोशलिज्म, सही है, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट क्या होता है, ये बहुत आसान है। सेकंड एस्पेक्ट पे अपन बात करते हैं, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होता है, तांत्रिका तापी से क्या मतलब है? टेंशन, वरी, एंजाइटी।
न्यूरोटिसिज्म या तांत्रिका तापी से मतलब है, हाँ, ऐसे लोग मतलब लोगों में कितनी डिग्री तक वो अपने इमोशंस पे और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको दिखाता है। तो ये जो जनरली पीपल दोज हु आर मूडी, जिनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, एंग्शियस होते हैं, इस तरीके के होते हैं, वो इस तरीके की पर्सनालिटी रखते हैं। अब नेक्स्ट जो है, इसमें ही मनस्तापिता, आपने जैसे लिखा था साइकोटिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन तो हमें पता है, पर मनस्तापिता के बारे में आप क्या लिखोगे? उसके लिए क्या टर्म्स हैं, उसके लिए क्या वर्ड्स हैं? ठीक है, बिग 5 फैक्टर थ्योरी, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था, पहले ही कर चुके हैं अपन, किया है क्या अपन ने पहले डिस्कस? ओशियन बाय पॉल कोस्टा। क्या है ओशियन? रॉबर्ट मैक्री, यस। है क्या अब इसके अंदर? ओशियन को डिफाइन कर दो फटाफट। मैं बोल देता हूँ फटाफट। ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्ट, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। नहीं है, आपने ऐसा सही नहीं लिखा आपने। खुलापन, कर्तव्य निष्ठा, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता एंड तांत्रिका तापी। पता नहीं कितना हिंदी सही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदी मेरे को पढ़ के ही बोलनी पड़ रही। ठीक है, अब जो तीसरी अप्रोच है जो अपन ने अभी तक देखी, उसमें जो तीसरी अप्रोच है, दैट अप्रोच इज रिलेटेड टू साइकोडायनेमिक अप्रोच, है ना। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच में कौन आ गए? सिगमंड फ्रॉइड आ गए। तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी क्या कहती है? उन्होंने किस तरीके से कंसेप्चुअलाइज किया है ह्यूमन माइंड्स को? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और भी कोई लिख लीजिए। नहीं, मैंने क्वेश्चन ह्यूमन माइंड पे पूछा था, इसलिए ईगो, सुपर ईगो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, तो फ्रॉइड क्या कह रहे हैं? फ्रॉइड कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस डिजायर्स। मतलब आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव और अचेतन मन की इच्छाओं का परिणाम है आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, तो उसलिए अब वो चूंकि जो वर्ड है वो साइकोडायनामिक है, तो इसके अंदर वो ब्रेन की फंक्शनिंग को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो उसमें इन्होंने इस वजह से उसकी 3 तरीके से उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, 3 कॉन्शियसनेस डिफाइन की। एक कॉन्शियस माइंड,
प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, चेतन, पूर्व चेतन एंड अवचेतन। अर्धचेतन हिंदी में बताओ भाई, अवचेतन कहेंगे कि अचेतन कहेंगे कि अर्धचेतन कहेंगे? पूर्व चेतन कहते हैं कि अर्धचेतन कहते हैं? इनको जो भी सही करो बबलेश जी। तो अब जो पर्सनालिटी की उन्होंने एलिमेंट्स की बात करी, अब वो बात आ रही है, वो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो की, जिससे उन्होंने डिफाइन किया कि किस तरीके से पर्सनालिटी डिफाइन होती है। तो क्या होता है इड, ईगो और सुपर ईगो? इड इज रिलेटेड टू योर प्रिमिटिव नेसेसिटीज, भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ रहता है, इमीडिएट और ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स, है ना, मतलब आपकी तात्कालिक जो तुष्टि है उससे इसका संबंध है। ऑपरेट्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, दैट पार्ट इज ईगो। ईगो इज सुखवाद। ये इड को मतलब एक तरीके से रियलिटी पे लेकर आता है, तो रियलिटी प्रिंसिपल का इसका ऑपरेशन है। ईगो इज पेशेंसफुल, रीजनेबल, रियलिटी ओरिएंटेड, है ना, मतलब ये धैर्यवान, तर्क संगत एवं वास्तविकता सिद्धांत में से संचालित होता है। यस। थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड एलिमेंट इज सुपर ईगो। What do you understand by super ego? Value and morals. Yes. आध्यात्मिक है। ये करता ये है कि ये इड और ईगो के मतलब को बताता है कि भैया जो आपकी इच्छाएं हैं वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस या अवसर पर एथिकल है या नहीं है, ठीक है। एक टर्म और आता है, वो टर्म है टेल्स इड एंड ईगो वेदर ग्रेटिफिकेशन इज एथिकल। यस, करेक्ट, एग्जैक्टली। एक टर्म और आता है, वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। क्या मतलब है उससे? What do you understand by ego defense mechanism? अहम की रक्षा। एंजाइटी फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल थॉट, ठीक है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, वैसे इसको अहम रक्षा युक्तियां कहते हैं क्या? हिंदी में यही लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास में। तो यस, ओके। तो दीज आर क्या है? ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है ना, दैट आर अनकॉन्शियसली यूज टू प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम एंजाइटी अराइजिंग फ्रॉम किससे? अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग से। तो ये अनजाने में किसी व्यक्ति को जो अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं से उत्पन्न होने वाली चिंता से
बचाने के लिए यूज की जाती है। तो अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनेटल, ये पूछ सकता है स्टेजेस, बहुत रेयर चांसेस हैं वैसे, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके आगे, पर्सनालिटी वाले में ही इस चीज को आगे चल डिस्कस करते हैं। पोस्ट फ्रीडियन जो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट्स हैं उसको देखते हैं। तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कार्ल यंग, अल्फ्रेड एडलर, कैरन हार्नी, एरिक फार्म, एरिक एरिक्सन, तो इन सब की थ्योरीज हैं। तो एक एक करके फटाफट इन थ्योरीज को देख लेते हैं कि क्या है इनकी थ्योरी। तो इसमें से दो थ्योरी अपन देखते हैं। एक तो अपन देखते हैं अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी। तो वो क्या कहता है, अल्फ्रेड एडलर क्या कहता है? Yes, purposeful and goal based human nature, लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। अब अल्फ्रेड एडलर का जो थ्योरी है उसको इंडिविजुअल साइको डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यस, है ना, विच अराइजेस फ्रॉम चाइल्डहुड। तो उससे ओवरकम करना, उससे बचना जो है वो व्यक्तित्व विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एरिक फ्रोन की थ्योरी देखते हैं अपन, सोशल ओरिएंटेशन। पढ़ लो यार, पूछेगा नहीं पूछेगा तो क्या हो गया, एक बार देखने में क्या जाता है। पूछता तो नहीं है वो, पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में पूछ लेता है वो। जनरली वैसे आपको वो जो पूछेगा ना, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी जो साइको एनालिसिस थ्योरीज हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, या जो पर्सनैलिटी का जो जो ये है डिफाइनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन सी हैं। इस तरीके के जेनरिक क्वेश्चंस पूछ सकता है। स्पेसिफिक जो थ्योरीज हैं वो चांसेस आर वेरी लेस, बट ठीक है, मतलब वो वी हैव टाइम तो वी कैन डू दैट। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एस्पेक्ट पे चले जाते हैं, वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी एक मतलब इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट है। मतलब अभी हमने देखा कि टाइप ऑफ पर्सनालिटी कैसी कौन कौन सी होती है, किस किस तरीके की पर्सनालिटी के बारे में उनका डेवलपमेंट अपन ने एस्पेक्ट देखा कि वो कैसे कैसे डेवलप होती है। फिर अब हम देख रहे हैं कि उनको असेस कैसे करें, मतलब कैसे डिफाइन करें कि कौन सी पर्सनालिटी है उसकी। पर्सनालिटी कौन कौन सी होती है ये देख लिया हमने, पर अब हमको ये पता तो करना पड़ेगा कि इसकी पर्सनालिटी है क्या। तो व्हाट आर दी वेज टू असेस दोस पर्सनालिटी। तो इसकी कुछ विधियां हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। वो कौन कौन सी, उसको ब्रॉड हेडिंग्स में अगर बांटें तो कितने तरीके की टेक्निक्स हैं? तीन, कौन कौन सी हैं? सेल्फ रिपोर्ट, प्रोजेक्शन, बिहेवियर एनालिसिस। एनालिटिकल, ठीक है। अब सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड्स में से बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, तो उनके सिर्फ अगर आपको नाम भी, बेसिक चीज नाम भी पता हो तो ठीक है। उसमें एक जो थ्योरी अभी अपने पढ़ी थी, जो अपन ने अभी देखा था, मैंने आपको कहा था कि इस बंदे ने जो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के बारे में बताया है या पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, उसके साथ साथ में वहां पर यह भी बात अपन ने डिस्कस की थी कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी कौन सी थी, कौन था वो बंदा? रेमंड कैटल की। तो उनकी 16 पॉइंट्स स्टेटमेंट जो प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनिंग थ्योरी है, वो थ्योरी जो है कम्स अंडर दिस पार्ट। ठीक है।
प्रोजेक्टिव मेथड्स आर इंपॉर्टेंट मेथड जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, जिसको प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं, है ना। तो इसमें एक तो रोशार्क की इंक ब्लॉट मेथड है, वो क्या है वो? टेन स्पोर्ट 10 इंक ब्लॉट्स कार्ड जो होते हैं, जिसमें 5 कार्ड उसने ब्लैक एंड व्हाइट, 2 कार्ड्स रेड एंड 3 कार्ड्स कलरफुल, वो मतलब आप पिक्चर पे किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हो ऑन दिस कार्ड, तो उससे वो आपकी पर्सनैलिटी जो है असेस करने की कोशिश करता है। दूसरा जो मेथड है वो आपने लोग आप जैसे आप लोगों ने लिखा टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन परसेप्शन टेस्ट, वो क्या है? उसका हिंदी भी मुझे बताओ। मॉर्गन एव हेनरी मुंडे, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, नहीं तो हिंदी वाले गुस्सा हो जाते हैं यार। 31 कार्ड, इसमें तो कार्ड किससे रिलेटेड है? अब देखो, ये जो कुछ भी आप बना रहे हो ना, इसको मैं चाहूंगा कि आप अपने पास में चार्ट्स फॉर्म में ही बनाओ तो ज्यादा आसान है। हाँ, बट यस, 31 कार्ड शो करते हैं जिसमें ह्यूमन लाइफ इंसिडेंट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। फिर उसको उस बंदे को कहते हैं कि यू शुड राइट ए पिक्चर, राइटिंग स्टोरी बाय गिविंग पिक्चर मेनली यूज्ड इन फिर, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो होता है, बिल्कुल होता है, सही है। फिर एक है स्टेटमेंट कंप्लीशन टेस्ट। तो देखो, अब ये जो सारे साइको एनालिटिकल टेस्ट जो अभी अपन यहाँ देख रहे हैं ना, तो वो सारे टेस्ट आप देखोगे कि योर रिएक्शन टुवर्ड्स द सिचुएशन और परसेप्शन जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं उस पर बेस्ड है। स्टेटमेंट कंप्लीशन में ऑब्वियसली जब स्टेटमेंट आपको कोई एक आधा स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद पूछा कि इस स्टेटमेंट में आगे आप क्या जोड़ना चाहोगे, क्या लिखना चाहोगे, उससे ये समझ में आता है कि आपका सोचने का तरीका क्या है। वो इट्स मोर ऑफ लाइक ए सेमी प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये सिमिलर लाइन पे इस तरीके के मेथड्स हैं। ड्रॉ ए पर्सन मेथड हो गया, रोजलिंग का पिक्चर प्रेजेंटेशन मेथड हो गया। तो ये सब एस्पेक्ट आपके रिलेटेड हैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस थ्योरी से। अब जो तीसरा एस्पेक्ट है वो तीसरा एस्पेक्ट है बिहेवियर एनालिसिस, एनालिटिकल। तो बिहेवियर एनालिटिकल में क्या क्या एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, उससे आप क्या समझते हो? हाँ, तो मतलब अब देखो, अब आप इसको अपने लर्निंग से रिलेट करो कि आपकी खुद की पर्सनालिटी का अगर आपका बिहेवियर जानना है तो इंटरव्यूज हो गए, आपके ऑब्जर्वेशंस हो गए, आपकी कंडीशनल टेस्टिंग्स हो गई। तो ये दीज आर द एस्पेक्ट्स जहां पे आपकी खुद की पर्सनालिटी में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो निकल के आते हैं। तो ये एस्पेक्ट हो गया हमारा रिलेटेड टू पर्सनालिटी। तीसरा जो पार्ट है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि वो कंपैरेटिवली जो सेकंड पार्ट था वो मुझे लगता है कि विच इज मोर टफ और जिसमें टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज भी ज्यादा हैं। तो वहां आपको एक बार उसका रिवीजन ढंग से वापस करना, टर्म्स में कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज है वो आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब अपन आते हैं लर्निंग पे। लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी जो है सर बुक में व्यवहारिक को प्रक्षेपी में गिना गया है। प्रक्षेपी क्या होता है सर को भी तो नहीं आता हिंदी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। प्रोजेक्शन में गिना गया है, प्रोजेक्शन, ठीक है,
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको अलग से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। आप अब अपन तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं जिसमें अपन लर्निंग की बात कर रहे थे। लर्निंग के अंदर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो किसने दी थी? एल्बर्ट बंड्यूरा ने दी थी। थ्योरी ऑफ, इसको ये भी कहते हैं सोशल लर्निंग भी कहते हैं। कोलर की थ्योरी है कॉग्निटिव लर्निंग, जिसमें इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है कंडीशनिंग की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जिसको कहते हैं पेवलोव की थ्योरी। क्या थी, कुछ आइडिया है क्या? रीइंफोर्समेंट। यस, ऑटोमेटिक कंडीशन रिस्पॉन्स इज पेयर्ड विद स्पेसिफिक स्टिमुलाई। ठीक है, ठीक है, डॉग एंड बोन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस लर्निंग लर्निंग स्टाइल्स के अंदर जो है रिलेशनल स्टाइल एंड एनालिटिकल स्टाइल, दो तरीके की जो मेजर डिफरेंशिएशन है। तो उसके डिफरेंसेस आप एक बार देख लेना। अब अपन इसके आगे स्किप करते हुए फटाफट चलते हैं। जो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है मेमोरी। मेमोरी को अगर मैं बहुत ब्रीफ में आपको एक बार समझाऊं तो आप उसको कंप्यूटर से कोरिलेट कर सकते हैं, बिकॉज कंप्यूटर एक तरीके से आपके लिए लिविंग एग्जाम्पल है आपके ब्रेन का कि काम कैसे कर रहा है। तो एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। जो अभी हम स्टार्टिंग से जब हम आपको ये भी कह रहे थे कि तैयारी कैसे करनी है, तब उसमें भी हम यही बात बार बार कर रहे थे कि रिट्रीवल एस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिट्रीविंग नहीं हो पाएगी तो आपका ये जो दोनों प्रोसेस है वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। हालांकि अगर एनकोडिंग भी सही से नहीं हो पाएगी तो आगे के एस्पेक्ट्स भी चलेंगे ही नहीं चलेंगे। तो एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल जो है वो आई एम अज्यूमिंग कि आपको आता होगा। अब अपन चलते हैं स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी पे। किसने दिया था स्टेज मॉडल, क्या है उसके अंदर? एटकिंसन शिफ्रिन ने। ठीक है, पब्लिश या ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सेंसरी क्या होता है? जस्ट सी 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब जो सेंसस के थ्रू जो बेसिक मेमोरी बन रही है, तो मतलब एक पलक झपकते ही अपन ने जो देखी वो इंफॉर्मेशन आई और चली गई। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, एज द नेम सजेस्ट, कि स्टेजिंग मॉडल है। थोड़ी सी देर के लिए रही, बहुत थोड़ी और ज्यादा देर के लिए रही, और बहुत लंबे टाइम तक रही। तो इस टाइम के बेस पे इसने जो है क्लासिफिकेशन कर रखा है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो 1 सेकंड में रह गई वो सेंसरी हो गई, जो 30 सेकंड या 50 सेकंड तक रह गई वो आपका शॉर्ट टर्म हो गई, और जो बहुत लंबे टाइम तक रहती है वो आपकी लॉन्ग टर्म हो गई। इस हिसाब से इन्होंने मॉडल को डिफाइन किया। तो सेंसरी, शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म वाली जो है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो एक तरीके से आपके स्टोरेज के, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी के यूज करते हुए परमानेंसी की तरफ जाती है। ठीक है, अब अब अपन जो नेक्स्ट मॉडल देखते हैं मेमोरी का, वो मॉडल है, कौन सा मॉडल है वो?
क्या है वो मॉडल डेल्विन मॉडल में? इट्स ए वर्किंग मेमोरी मॉडल जो क्या कहता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल। यस, डिक्लेरेटिव को भी अपन आगे डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। कौन कौन सी हैं? एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। तो डिक्लेरेटिव इज घोषणात्मक, एपिसोडिक इज घटनापरक एंड सिमेंटिक इज अर्थी। अब सिमेंटिक का मुझे टर्म का मतलब सही नहीं लग रहा, आई डोंट नो मतलब उसको उसका स्पेलिंग कैसे करते हैं, स्पेल कैसे करते हैं। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है वो आपकी फैक्ट, डेटा, इवेंट से रिलेटेड है। अब एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? यस, जैसे ईशान लिख भी दिया कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती है। और आपकी जो सिमेंटिक मेमोरी होती है वो आपकी जनरल फैक्चुअल मेमोरी है, जो एक तरीके से सबकॉन्शियसनेस में वो चलती रहती है और वो आपके एक परमानेंसी की तरफ चली जाती है। प्रोसीजरल मेमोरी अगर अपन बात करें तो प्रोसीजरल मेमोरी प्रोसेस से होती है। जैसे अगर मैं कार चलाना जानता हूं तो मैं मतलब मुझे उसको कुछ हो भी एकदम से मुझे उसको चलाने के लिए बार बार कुछ याद करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली माय हैंड विल वर्क इन दैट वे। अब तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से इन सारे टर्म से आ सकती है। व्हाट इज सिमेंटिक मेमोरी, व्हाट इज डिक्लेरेटिव मेमोरी, व्हाट इज प्रोसीजरल मेमोरी, व्हाट इज एपिसोडिक मेमोरी। यहाँ ये सब इनके याद है या देख के लिख रहे हैं? अब ये तो इनसे ही पूछना पड़ेगा यार। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट मॉडल है बार्टलेट मॉडल ऑफ मेमोरी। आप बबलेश जी परेशान मत हो, आपको मैंने जो कहा है ना वो विकास के नोट्स, वेरी गुड नोट्स है ना, क्वालिटेटिव नोट्स हैं। और मतलब एक्चुअली जब भी अपन किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अपने को तैयारी में उस तरीके के नोट्स अचीव करने के या बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उससे आपका बिल्कुल जो है टू द पॉइंट आपकी लर्निंग और टू द पॉइंट आपकी अप्रोच बनती है। और आपकी जो लर्निंग है, जो अपन ये जो सारी बातें कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाएगी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड अगर होती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ चले जाती है, तो रिट्रीवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, कहां पे चलते हैं बताओ? लॉकहार्ट पे चलें। क्या है लॉकहार्ट का सिद्धांत? खेम जी अपन आगे पढ़ेंगे कि फियर से जो है मेमोरी लॉस होता है, तो घबराओ मत। लॉ लॉक लॉकहार्ट का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द लॉकहार्ट? वो डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग को के आधार पे डिवीजन कर रहा है, शैलो प्रोसेसिंग और डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग इज फिजिकल एंड परसेप्चुअल फीचर्स जो है उसको एनालाइज करता है, मतलब भौतिक स्वरूप का पता किया जाता है। और डीप प्रोसेसिंग जिसके अंदर किसी चीज का मतलब निकाला जाता है, अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, तो जिसमें ऑब्वियसली आपको अर्थ निकाला जाएगा तो वो आपकी लॉन्गिटिविटी उसमें रहेगी। नाम भी जो है वो यस मीनिंगफुल सेंस। मेमोरी कैसे बढ़ाते हैं?
च्यवनप्राश खा के, ये कोई चीज नहीं पढ़ेंगे अपन। PQRST मेथड अपन ने, आपने आई डोंट नो कि अपन ने आपको याद है कि नहीं, पर इनिशियल डेज में जो अपन ने निमोनिक्स और उसमें जो डिस्कशन किया था, एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी एंड हाउ टू वर्क ऑन योर रिविजन टेक्निक्स। उसमें हम लोगों ने इन सारी टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज निमोनिक टेक्निक। निमोनिक टेक्निक जो अपन छोटे वर्ड्स बना देते हैं किसी एक एक वर्ड को लेके, अभी आपने जैसे बनाया था ओशियन बनाया था, तो दैट इज निमोनिक टेक्निक। ब्रिक्स इज निमोनिक टेक्निक, ब्रिक्स तो नाम ही है वैसे उनका, पर ओशियन इज निमोनिक टेक्निक जो भी अपन ने यूज किया था, ईशा ने यूज किया था, है ना। फिर इमेज विजुअल लर्निंग जो है, जैसे जो हम माइंड मैप्स बनाते हैं वो, दैट इज यस स्पेस मॉडल, विबग्योर, और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ निमोनिक्स। PQRST मेथड क्या होता है? रिव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ रिविजन, टेस्ट। ये थॉमस और रॉबिन्सन ने दिया था, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट। अभी अपन ने याद भी कर लिया, मेमोरी हो गई, अब अपन देखते हैं कि भूलते कैसे, विच इज ए वेरी नेचुरल फिनोमेना जो हमारे साथ में हमेशा रोज होती रहती है। तो वो भाई एबिंगागस ने जो कर्व बना लिया, मेरे को तो नाम ही नहीं पढ़ना आता उसका, एबिंगास है या जो भी है, तो वो जो कर्व है, वो कर्व एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी मेमोरी काम कैसे करती है। तो आपने देखा होगा कि आप जो आज रात को यहाँ डिस्कशन करके जाते हो, अगले दिन सुबह वो गायब हो जाता है। तो वो इसलिए गायब होता है बिकॉज नेचुरली माइंड रिएक्ट्स इन दैट वे। तो इनिशियल जो फॉरगेटिंग कर्व का अगर आप इनिशियल स्टेज देखोगे तो बहुत तेजी से उसकी मेमोरी रिड्यूस होती है। तो इसलिए ये बार बार कहा जाता है कि आप उसको अगले दिन सुबह ही एक बार उसको मेंटली रिवाइज कर लें, जिससे कि आपको रिवीजन जो है हो सके। तो इसमें बहुत तरीके की थ्योरीज हैं, डिके एंड डिसयूज थ्योरी है, इंटरफेरेंस थ्योरी है, रिट्रीवल फेलियर थ्योरी है। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो डिके एंड डिसयूज थ्योरी है जो अपन ने अभी डिस्कस करी। इसके बाद है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या होती है? जिसके अंदर कोई भी चीज अगर अपन पढ़ रहे हैं, है ना, तो और आज आपने जो कुछ चीज पढ़ी और उससे पहले कोई चीज पढ़ी, तो उसका जो इंटरफेरेंस नाम का ही मतलब जो एक तरीके से अपन करें तो वो अवरोध है। तो इंटरफेरेंस में भी दो एस्पेक्ट हैं, एक तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रिट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव में क्या होता है कि जब आपने कुछ पहले सीख लिया, तो वो जो नई चीज को सीखने में जो इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, जो अवरोध क्रिएट कर रहा है, दैट इज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुरानी चीजें जो आपको याद नहीं आती हैं, वो जो है दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक होता है रिट्रीवल फेलियर, है ना, जिसमें मतलब एक तरीके से आप रिट्रीव करने में आपको असफलता मिल रही है। तो आपने बहुत टाइम से किसी चीज को पढ़ लिया, जैसे स्पेशली जो लोग जैसे भी आपने इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी आपने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा होगा अच्छे से, पर अगर आपने उसको 3-4 महीने नहीं पढ़ा तो वो उसका मामला बिल्कुल साफ है। तो वो वापस से पूरा बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ता है। तो वो रिट्रीव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिट्रीवल फेलियर थ्योरी। अब एक कॉन्सेप्ट जो विच इज कॉमन इन मैनेजमेंट एज वेल, जो अभी हमने वहां देखा था, विच इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं, वो नीड थ्योरी अपन ने देखी थी वहां पे, मेस्लो की थ्योरी देख चुके हैं अपन, ERG की थ्योरी देख चुके हैं, और कौन सी थ्योरी देखी थी अपन ने? हर्ट्जबर्ग की थ्योरी देखी थी। हर्ट्जबर्ग की देख ली, मेस्लो की देख ली, ERZ देख ली। और कौन सी है? तो ये चीज अपन वहां पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी उस चीज को अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। अभी यहां से अपन आगे चलते हैं। एक और पार्ट है, वो पार्ट है रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट।
पहले अब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है वो यही पूछ लिया था कि स्ट्रेस क्या होता है। क्या होता है स्ट्रेस? वाह शिवानी, क्या बताया, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे तो। इट्स ए रिएक्शन विच ए पर्सन मेक्स इन सिचुएशन ऑफ। हाँ बिल्कुल, आज ही प्राप्त हुआ है मुझे तो, इससे मुझे स्ट्रेस हो गया। ये एक प्रतिक्रिया है। यस, बैलेंस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने के लिए। इट्स स्ट्रेस इज अ रिएक्शन विच ए पर्सन मेक्स इन सिचुएशन ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस टू मेक चेंज इन एनी फॉर्म, है ना। या मतलब अपन इसको इस तरीके से कहें कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा कोई चुनौती का सामना करने या किसी ना किसी रूप में उसमें परिवर्तन होने में, जब वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाता है, क्षमता से अधिक हो जाती है या संतुलन नहीं हो जाता है, तो जो उसको जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें भी अगेन एज वी हैव सीन कि हर जगह पे, हर थ्योरी पे, हर कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या थ्योरिस्ट जो है वो आए। तो यहां पर भी स्ट्रेस की थ्योरी भी जो है वो एक भाई साहब है शैले, उन्होंने दी। उन्होंने दो तरीके के स्ट्रेस की बात करी। ही कंसेप्चुअलाइज टू टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। वन इज यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तो अब देखो ये दोनों ही टर्म्स जो हैं, ये अगेन 2 मार्कर क्वेश्चन है। यूस्ट्रेस तो मेरे ख्याल से पूछा भी होगा, क्या होता है इन दोनों को? गुड स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, इट्स ए शॉर्ट टर्म स्ट्रेस which helps you or motivates you or energize you to improve your performance. Distress is, as the name suggests, it's a negative stress, causes anxiety, decrease performance, है ना। एक तरीके का नकारात्मक तनाव है जो एंजाइटी उत्पन्न करता है। ठीक है, एक और 2 टर्म्स और आते हैं जिसका टर्म से रिलेटेड रिलेशन है, एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? लेस टाइम एंड सडन, एपिसोडिक, घटनापरक। हाइपर स्ट्रेस, क्रॉनिक, लंबे टाइम तक चलने वाला। टॉक्सिक, हाइपो स्ट्रेस। हाइपो याद रख लो एक तो टर्म्स, है ना। अब बहुत तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, सोशल स्ट्रेस। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो कोई लाइफ इवेंट है, कोई ऐसा इवेंट है जो परेशान करने वाला है, सेल इवेंट है ना, या आपका सॉरी ट्रॉमेटिक इवेंट है। तो इस तरीके के जो कारण हैं, तो ये एज द नेम सजेस्ट, इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आप ऑप्शंस जो है ना, एग्जाम्पल्स देने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका इफेक्ट क्या होता है? इमोशनल इफेक्ट है, फिजिकल इफेक्ट है, कॉग्निटिव इफेक्ट है, बिहेवियर इफेक्ट है। कॉग्निटिव इफेक्ट की बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि आप स्ट्रेस लेते हैं, आप फियर जो है वो एक तरीके का स्ट्रेस इनिशिएटर भी है ना। डर से तनाव भी उत्पन्न होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उस पे प्रभाव पड़ता है, और आप जो बेहतर तरीके से एक काम माइंड के साथ जो चीज कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स,
ठीक है, तो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बट इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये पूछ सकते हैं कि स्ट्रेस होने के कारण क्या क्या है, स्ट्रेस को रोकने के तरीके क्या क्या हैं। जैसे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया, हर एक दो साल में वो क्वेश्चन पूछा ही गया। और स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जा सकता है, व्हाट आर दी वेज, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जैसे अपन ने देखा स्ट्रेस और डिस्ट्रेस एंड एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स which I feel are important in this particular aspect. Coping with stress एक लास्ट पार्ट है, उसको अपन देख लेते हैं। तो कोपिंग करने का मतलब क्या है? डील विथ स्ट्रेस। तो डील विथ स्ट्रेस के अंदर भी कई सारी जो है स्ट्रेटजीज और सिद्धांत हैं। एडलर पार्कर का सिद्धांत है टी, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज, जिसमें विच इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द स्ट्रेस, एनालाइजिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड टू फाइंड द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वैसे बहुत बेसिक सरल तरीके से अगर अपन समझें तो कोई भी तनाव वाली स्थिति से बचने का जो तरीका है वो ये है कि आप अगर हाईली आपका ईक्यू अगर अच्छा होगा तो तनाव आने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम होंगे। तो जो ईक्यू के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना कि क्या मतलब है। तो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, ये हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में और कहां पढ़ा है? मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, राइट? तो कौन कौन से तरीके हैं, मेजर टेक्निक्स स्ट्रेस मैनेजमेंट की? रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, योगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, रिलेशन, रेगुलर फीडबैक्स, बायो फीडबैक्स, और कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशन। सही है। तो देखो अब ये जो पार्ट्स हैं इसके अंदर अगेन आप जितना एग्जांपल्स लिखोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसमें एक एक दो एग्जांपल आप ध्यान रखना जो आपको हेल्प करेगा। तो आई थिंक कि हमने मोटे मोटे तौर पे जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स हैं उसको यहाँ पे कवर कर लिया है। और जो इसकी इंग्लिश वाली पीडीएफ है मैं आपको हिंदी में तो कहूंगा कि आप विकास सर के नोट्स ही पढ़िएगा, क्योंकि उतने डिटेल में तो हम भी नहीं बना पाएंगे अभी इतनी जल्दी और इतने शॉर्ट में। मैं इंग्लिश वाली जो पीडीएफ है वो कल सुबह मॉर्निंग तक आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मैं जितना डिटेल चीजें हैं उनको मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कि मैं उसको थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो वो आपके लिए इजियर टू रिमेम्बर हो, क्योंकि यहाँ सब क्लासिफिकेशंस एंड क्लासिफिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसको रिकलेक्ट कर पाना। तो आई होप कि जो आज का सेशन है वो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रहा होगा और कुछ इस चीज का फायदा आपको होगा। रही बात जो ऑडिट एंड अकाउंटिंग का जो सेशन है वो कल उसको जो है ले लेंगे। इसमें एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है जो मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि चूंकि अब जो आने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स बहुत ब्रॉड हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उसमें सारी चीजें कवर कर पाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है 2 घंटे के अंदर। तो वो चीज होगी नहीं। तो उसका अब एक तरीका ये है कि उसमें अपन एक अप्रोच तो ये ले सकते हैं कि जो मेजर टर्म्स हैं या तो हम आपके साथ में
टर्म्स और प्रोबेबल क्वेश्चंस दे दें। उन क्वेश्चंस में आपको जिन एरियाज में इशू है उसको शेयर कर दिया जाए, जिससे कि उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को अपन यहाँ डिस्कस ढंग से कर लें। क्योंकि अगर अपन सारे ही एस्पेक्ट्स को लेट्स से कि पॉलिटी की बात है, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में कुछ जो, इसका भी जवाब देता हूं बबलेश, पॉलिटी में भी जो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत कॉमन है और जो रिपीटेटिवली आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को वापस से यहाँ डिस्कस करना फिजिबल भी नहीं है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं है। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं उसके अंदर जहां पे रिवीजन की भी जरूरत है और जहां हमारे इंटरवेंशन की भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वो उनको उस तरीके से करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। माइक सबके ओपन है। 2 मिनट का टाइम अपन इस बात पे लेंगे ताकि कि आगे के लिए प्लान कर सकें। कोई कुछ कहना चाह रहा है? सो तो नहीं गए सब? सेशन में आप वो टॉपिक्स ले लीजिए जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, मतलब विच यू फील की बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। बाकी आप क्वेश्चन पीडीएफ शेयर करोगे, हमें कोई डाउट होगा हम पूछ लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ठीक है। पूरा तो कवर करना इज नॉट पॉसिबल। वो अपने आप में बहुत ही कोर और बल्कि सब्जेक्ट्स हैं, तो हम हाँ, वो सेशन मतलब उसका प्रोडक्टिविटी भी नहीं है ना। कॉस्ट हाँ बेनिफिट एनालिसिस अगर अपन करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। हाँ, तो जैसे आपको जो लगता है कि मतलब हिस्ट्री में जो आपके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान हिस्ट्री में, जैसे कि वो इंटीग्रेशन हो गया, प्रेजेंट मूवमेंट्स हो गया, कल्चर हो गया, तो वो हम रिवाइज कर सकते हैं। मतलब आपके अकॉर्डिंग जो लाइक कि जो सबसे ज्यादा हमें निकल के आउटपुट देगा, हम वो टॉपिक्स कर लेंगे, तो एटलीस्ट वो तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग बताएं। सर ये बड़े सब्जेक्ट्स के लिए सर मैंने ओनली आईएएस जो है उनकी पीडीएफ देख रहा था सर, जैसा एक पॉलिटी की उन्होंने बता रखी है और अभी भी करता हूँ ग्रुप में, तो आप देखना सर कि बहुत उन्होंने